स्टूडेंट, आज फिर मैं इंटर 100 मार्क्स हिंदी के साथ हाजिर हूँ। आज का चैप्टर नंबर 4 है, जिसको लिखा गया है दिनकर जी के द्वारा और पाठ का नाम है अर्धनारीश्वर। ये एक प्रकार का निबंध है, इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। आइए एक बार ज़रा इसको पढ़ लें। अर्धनारीश्वर निबंध के द्वारा दिनकर जी यह विभेद मिटाना चाहते हैं कि नार मतलब मर्द होता है, नारी मतलब औरत, दोनों अलग अलग हैं। नर नारी पूर्ण रूप से समान हैं एवं उनमें एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। दिनकर जी पुरुष के वर्चस्ववादी रवैये से बाहर आकर नारी को समाज में प्रतिष्ठा दिलाना चाहते हैं, जिसे पुरुषों से हीन समझा जाता है। दिनकर जी यह दिखलाना चाहते हैं नारी पुरुष से तनिक भी कमतर नहीं है। पुरुषों को भोगवादी दृष्टि छोड़नी होगी जो स्त्री को भोग्या मात्र समझता है। वे नारियों को भी कहते हैं कि उन्हें पुरुषों के कुछ गुण अंगीकृत करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए और न ही यह समझना चाहिए कि उनके नारीत्व को इससे बट्टा लगेगा या कमी आएगी। पुरुषों को भी स्त्रियोचित गुण अपनाकर समाज में स्त्रीयन कहलाने से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि स्त्री के कुछ गुणशीलता, सहिष्णुता, भीरुता पुरुषों द्वारा अंगीकृत कर लेने पर वह महान बन जाता है। देखिए दिनकर जी क्या कहते हैं, इस सवाल में हम लोग जानेंगे। दिनकर जी कहना चाहते हैं कि जो महिला होती है, स्त्री होती है, वो किसी पुरुष से कम नहीं होती है। स्त्री, देखिए पुरुषों का जो ये वर्चस्ववादी मतलब पुरुषों की प्रधानता, जो मर्द कहेगा वही होना चाहिए, ऐसा हमारी समाज में जैसा आज तक होता आया है, इसे कहा जाता है कि पुरुषों का वर्चस्ववादी, यानी जो पुरुष कहे वही मानना होगा, वही करना होगा, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, पुरुष का वर्चस्ववादी समाज। देखिए पुरुष और महिला ये दोनों अपने आप में दोनों एक दूसरे से कम नहीं हैं। पुरुष और महिला, दिनकर जी बताने की कोशिश करते हैं कि महिला भी पुरुष से कम नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन पुरुष और महिला, जो काम पुरुष कर सकते हैं वो महिला भी कर सकते हैं, जो काम महिला कर सकते हैं वो पुरुष कर सकते हैं, यानी दोनों का दोनों काम को कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, हमारे समाज के अंदर में स्त्रियों को हीन भावनाओं से देखा जाता है, उसे किसी भी योग्य नहीं समझा जाता, भोग के लिए सिर्फ माना जाता है। भोग का मतलब होता है स्त्रियों को केवल काम धंधे ये करवाने के लिए, समझ गए। और नारीत्व का मतलब, नारीत्व की अगर बात करें तो ये महिला को भी समझना चाहिए, इस बात में हिचकिचाहट नहीं करना चाहिए कि कुछ काम ऐसे हैं जो उनका अगर पुरुष कर लेते हैं तो उसे हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। आइए देखते हैं अगला क्या कहना चाहते हैं दिनकर जी। तो आगे कहते हैं यहाँ तक हो गया था, महान बन जाता है। दिनकर जी 3 भारतीय चिंतकों का हवाला देते हुए उनकी चिंतन की दृष्टि से दुखी होते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या क्या है। दिनकर जी मानते हैं कि स्त्री भी पुरुष की तरह प्राकृति की बेमिसाल कृति है, यानी ऊपर वाले की बनाई हुई एक खूबसूरत चीज़ों में से एक है। इसमें विभेद अच्छी बात नहीं है, बात सही है, विभेद नहीं करना चाहिए। साथ ही नर नारी दोनों का जीवनो उद्देश्य एक है, यानी चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, दोनों का जीवन का एक ही उद्देश्य है कि जीवन अच्छा होना चाहिए, वो एक दूसरे के लिए ही काम करते हैं। जिसे पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। जैसे हम अगर समझते हैं कि मैं बाइक चलाता हूँ
तो स्त्रियां भी बाइक चला सकती है। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो स्त्री बाइक कैसे चलाएगी। हम जो काम करते हैं स्त्रियों को भी उस लायक समझना चाहिए। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि केवल हम कर सकते हैं, स्त्रियां नहीं कर सकती हैं। ये हमारी सोच नहीं होनी चाहिए। जीवन की प्रत्येक बड़ी घटना पुरुष प्रवृत्ति द्वारा संचालित होने से पुरुष में कर्कश अधिक, कोमलता कम दिखाई देती है। आप लोगों को पता होगा कि हर एक काम को पुरुष करना चाहता है, और पुरुष करने की वजह से हर काम को जो करता है तो पुरुष कठोर हो जाता है, जबकि उसके अंदर कोमलता बहुत कम रहती है। कोमलता मतलब जैसे नरम दिली जो औरत के पास ज़्यादा होती है, औरत के पास नरम दिली ज़्यादा होती है, लेकिन पुरुष के पास कठोरता ज़्यादा होता है, पुरुष नरम दिल नहीं होता है। आगे की बात करेंगे, ये दिखाते हैं कि यदि इस नियंत्रण में नारियों का हाथ हो तो मानवीय संबंधों में कोमलता की वृद्धि अवश्य होगी। अगर मान लीजिए महिला भी अगर काम सब करने लगे तो महिला जब करेगी तो पुरुष के अंदर भी कठोरता कम होगी और कोमलता धीरे धीरे आ जाएगी महिलाओं की तरह। आगे कहता है, यही नहीं प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और प्रत्येक नारी को एक हद तक नर बनना आवश्यक है। इसमें कहना ये चाहते हैं लेखक कि नारी को कुछ काम पुरुषों का करना चाहिए और पुरुषों को कुछ काम नारियों का करना चाहिए, यानी कि दोनों को दोनों का काम करना चाहिए ताकि दोनों का सामंजस्य बना रहे। अब जैसे फिर आगे की बात देखते हैं क्या कहते हैं, फिर मैं अच्छे से आपको बता दूंगा। दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता ये स्त्रियोचित गुण कहे जाते हैं, यानी स्त्रियों के पास ये सब गुण होता है, दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता। इसका अच्छा पक्ष है कि पुरुष भी इसे अंगीकृत कर ले तो अनावश्यक विनाश से बच सकता है। यानी पुरुष के अंदर भी अगर दया आ जाती है, माया आ जाता है, सहिष्णुता, भीरुता आ जाती है तो काफ़ी अच्छा हमारा समाज हो जाएगा। उसी प्रकार आद्य व्यवसाय, साहस, आद्य व्यवसाय का मतलब थोड़ा काम महिला कुछ पैसे कमा ले, कुछ पुरुष कमा ले। साहस मतलब हिम्मत और शूरता का वर्ण करने से भी नारीत्व की मर्यादा नहीं घटती, यानी ये सब काम करने से भी नारी का जो है मर्यादा नहीं घटता, यानी उसका कोई इंसल्ट नहीं होता इन सब काम में भी। दिनकर जी अर्धनारीश्वर के बारे में कहते हैं कि अर्धनारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर तक अलग है तब तक दोनों अधूरे हैं, बल्कि इस बात को भी पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगाने में, बल्कि प्रत्येक नारी में भी पुरुष का स्पष्ट अभ्यास हो। देखिए अब मैं आपको समझा देता हूँ। ये मान लीजिए पुरुष है और कोई महिला को ले लीजिए, एक यहाँ पर एक महिला को ले लेते हैं, समझिए। जैसे अब ये मान लीजिए कि ये वर्क करते हैं, काम करते हैं, कुछ पैसे कमाते हैं काम करके, और ये पैसा नहीं कमाती है, घर का काम करती है। तो अब अगर कुछ पुरुष अगर घर का काम करने लगे और कुछ महिला पैसा कमाने लगे तो अब इन दोनों में क्या अंतर रहेगा? वो पुरुष ये नहीं कह सकता कि भाई मैं ज़्यादा काम करता हूँ या मैं बड़ा हूँ, या महिला भी नहीं कर सकती कि मैं घर का इतना ज़्यादा बोझ उठाती हूँ, या इस तरीके की बात इन दोनों नहीं सोच सकते। मान लीजिए पुरुष और महिला दो, समझिए एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, इन दोनों के बगैर दोनों का काम नहीं चल सकता। तो काम के बीच अगर बंटवारा कर दिया जाए तो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे का काम अगर कर लेते हैं, थोड़ा काम ये कर लेंगे, थोड़ा काम ये कर लेंगे, दोनों थोड़ा थोड़ा काम घर का भी कर ले और घर बाहर का भी कर ले, तो फिर दोनों में क्या होगा? अंतर नहीं होगा, बंटवारा नहीं होगा, ना ये इस पे धौंस जमाएगा ना ये इस पे धौंस जमाएगा। कुल मिला के बात इस चैप्टर में ये कही गई है कि अर्धनारीश्वर यानी आधी नारी और आधा पुरुष का अगर गुण अगर उसके अंदर हो तो क्या होगा? समाज हमारा सुटेबल हो जाएगा। समाज के अंदर में किसी भी प्रकार की बुराई नहीं रहेगी, ना कोई समाज में बड़ा या छोटा नहीं होगा। जब भी पुरुष और महिला पर अत्याचार होता है तो पुरुष अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, जबकि महिला को कोई वैल्यू नहीं देता। तो ये महिला को थोड़ा सा वैल्यू देना चाहिए हर काम में, क्योंकि महिला पैसे नहीं कमाती आज के रेट में। तो क्या होता है? पुरुष पैसे कमाने की वजह से इस पर धौंस जमाते हैं, जो कि गलत है। महिला घर का सारा काम करती है तो पुरुष पर भी धौंस जमाती है कि मैं इतना काम करती हूँ, थक जाती हूँ, ये होता है वो होता है। तो महिला और पुरुष दोनों को क्या करना चाहिए? थोड़ा काम इधर पैसे कमाने का भी ये महिला भी कर ले और पुरुष भी कर ले, और थोड़ा काम घर का ये भी कर ले और ये भी कर ले, तो दोनों में क्या होगा? बैलेंस बन जाएगा, और इस तरीके से दोनों की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ऐसा लोग मानते हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन आंसर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन है, बढ़िया से देखेंगे।
रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। तो अभी ये पढ़ें अर्धनारीश्वर सही आंसर होगा। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो अभी आप पढ़ें रामधारी सिंह दिनकर जी होंगे। अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये जब संस्कृति के 4 अध्याय लिखे थे तब इनको क्या मिला था? पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी, बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। अगला क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर में किसके गुण का समन्वय है? तो अर्धनारीश्वर में किसके गुण का समन्वय है हम लोग देखते हैं। सही जवाब होगा पुरुष और स्त्री दोनों। यहाँ आप देख सकते हैं आंसर होगा पुरुष और नारी दोनों के। अगला क्वेश्चन है दिनकर किस युग के कवि हैं? बहुत ही आंसर सरल है इसका, छायावादोत्तर युग के ये कवि माने जाते हैं। अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंधित है? तो निबंध, हमने आपको पहले ही बताया था। अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था? आपको याद रखना है 1952 में ये प्रकाशित हुआ था। सही आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? ये सिमरिया बेगूसराय में हुआ था, ये बिहार के ही थे। दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले थे? ये भी बहुत बड़ा पुरस्कार होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इनको उर्वशी नाम की एक पत्रिका पर इनको मिला था, उर्वशी। अगला है अर्धनारीश्वर में किसके गुण का समन्वय है? आपने ऊपर में पढ़ा स्त्री और नारी दोनों। दिनकर किस युग के कवि हैं? तो छायावादी उत्तरोत्तर होगा। गांधारी कौन थी? तो गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी थी, आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा। वही कौरव जिसके 100 बेटे थे। अगला है क्वेश्चन कि नारी कब अपना समस्त मूल्य भूल जाती है? तो वो परतंत्र होने पर, यानी जब उसको वो किसी और के कब्जे में होती है तब वो क्या होती है कि अपनी सारा का सारा मूल्य भूल जाती है। पुरुषों की मान्यता है कि नारी खाली स्थान है। आपने अभी पढ़ा होगा आनंद की खान, यानी मज़े लो बस, इससे ज़्यादा स्त्री कुछ नहीं। नारी की पराधीनता कब आरंभ हुई? तो नारी की पराधीनता कब शुरू हुई थी? जब कृषि का आविष्कार हुआ था तब नारी की पराधीनता का मतलब होता है दूसरे के कब्जे में। जैसे देखिए कोई लड़की होती है, उसकी शादी हो जाती है तो उसके ससुराल वाले ही उस पर हक जमाते हैं, उसके पति ही उसको जो कहते हैं वो करना पड़ता है। तो ये सब पराधीनता कहलाती है, परतंत्र कहलाता है। बस इतना ही क्वेश्चन था, आज के लिए इतना ही। ओके बाय। लेकिन एक बात है, आपको मैं बता दूं कि ये पॉलिटिकल साइंस का भी आपको रोज़ वीडियो मिलेगा, हिस्ट्री का भी मिल जाएगा, और 10th क्लास में हिंदी प्लस मैथमेटिक्स का भी वीडियो पर डे आपको मिलेगा। ध्यान रखिए आप लोग एकदम अच्छे से वीडियो को देखिए। अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि हम आपसे जुड़ी हुई समस्याओं को हल करने में कामयाब हो सकें। ओके, इतना ही आज के लिए, बाय।